बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन में हम लोग जो सबसे पहला एप्लीकेशन पढ़ने वाले हैं वो है बायोटेक्नोलॉजी का एप्लीकेशन इन एग्रीकल्चर। कहाँ पे? एग्रीकल्चर। अब एग्रीकल्चर में हमारा जो सबसे मेन कंसर्न है, जो सबसे मेन फोकस होता है वो क्या है कि भाई हमारी उपज अच्छी। तो 2-3 तरीक़ों से हम उपज अच्छी करने की कोशिश करते हैं। साथ ही साथ हम ये चाहते हैं कि एक ही पौधे में बहुत सारी क्वालिटी मिल जाए। जैसे राइस के केस में, चावल के केस में आपको पता है कि राइस में हमें नॉर्मली कार्बोहाइड्रेट बहुत मिलता है। क्या मिलता है? कार्बोहाइड्रेट बहुत मिलता है। ये तो अच्छी बात है भाई, कार्बोहाइड्रेट मिल गया। साथ में कुछ एमिनो एसिड भी मिल जाते हैं, साथ में कुछ एमिनो एसिड भी मिल गए। लेकिन अगर किसी तरह से चावल में विटामिन ए मिल जाए तो हमारे लिए बहुत अच्छा है। तो अब हम बायोटेक्नोलॉजी की मदद से करते क्या है कि पालक या जो हरी सब्जियां हैं वहाँ से विटामिन ए का जीन निकाल करके चावल में इंट्रोड्यूस करते हैं। और अब जो चावल की वैरायटीज बनेंगी इसके साथ उसमें होगा कार्बोहाइड्रेट, एमिनो एसिड प्लस विटामिन ए। तो आपको फ़ायदा हो गया। तो ये बायोटेक्नोलॉजी का यूज़ है एग्रीकल्चर। अब इसी सीक्वेंस में जब हम आगे बढ़ते हैं तो हम क्या देखेंगे कि बहुत सारे डेवलपमेंट हुए हैं इस रिस्पेक्ट में कि कैसे एग्रीकल्चर में हम सही तरीके से बायोटेक्नोलॉजी का यूज़ कर पाए। अब देखिए इसी रिस्पेक्ट में हम बात करें तो यहाँ पे बीटी क्रॉप्स का डेवलपमेंट आता है। क्या? बीटी क्रॉप्स। अब ये क्या चीज़ होती है? तो बीटी क्रॉप्स का मतलब होता है B stands for Bacillus, T stands for thuringiensis, Bacillus thuringiensis। तो Bacillus thuringiensis एक बैक्टीरिया है। इस बैक्टीरिया के अंदर जो जीन सीक्वेंस है उस जीन की वजह से कुछ स्पेशल प्रोटीन्स बनते हैं जो कि क्रिस्टल के रूप में बनते हैं। प्रोटीन बनते हैं और किस रूप में बनते हैं? क्रिस्टल के रूप में बनते हैं। तो ये जो प्रोटीन बनते हैं ये कुछ इंसेक्ट्स के लिए, खासकर लेपिडोप्टेरा सब फैमिली के लिए ये बहुत ही हार्मफुल टॉक्सिन का काम करते हैं, यानी जहर का काम करते हैं। तो हमने ये पता लगाने की कोशिश की कि आखिर बैसिलस thuringiensis का कौन सा जीन इस तरह का प्रोटीन बनाता है। क्योंकि ये प्रोटीन क्रिस्टल के रूप में हमें मिले तो हमने उस जीन को, जिस जीन के बारे में हमें पता चलता गया, उसका नाम CRY रख दिया। क्रिस्टल के आधार पर CRY। तो कुल मिला के NCERT में आपको ये 3 स्पेशल जीन मिलेंगे जो आपके नीट एग्जामिनेशन में भी आएंगे और जो आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में भी आएंगे। ठीक, पहला जीन है CRY1AC, दूसरा जीन है CRY2AB। ठीक है, CRY1AC, CRY2AB। ये इससे जो प्रोटीन बनेगा, इससे जो टॉक्सिन यानी बनेगी वो किसके लिए टॉक्सिन का काम करेगी? तो जो कॉटन बॉलवर्म्स है। कौन? कॉटन बॉलवर्म्स। ये समझ में आ रहा है ना? कॉटन बॉलवर्म यानी जो कपास के पौधे पे जो कीड़े लगते हैं, जो उसमें छेद करते हैं, उनकी बात हो रही है। क्लियर हो गया? ठीक इसी तरह से एक और जीन इसी बैक्टीरिया में मिला जिसको हमने CRY1AB जीन कहा। इससे जो प्रोटीन बनती है और वो जहर का काम करेगी, तो वो किसके लिए करेगी? तो जो भुट्टे में छेद कर देते हैं, वो कीड़े जो भुट्टे के अंदर छेद करते हैं, जिसको कॉर्न बोरर कहते हैं। तो आपको याद रखना होगा कि कॉटन बॉलवर्म के लिए कौन सा जीन है? CRY1AC, CRY2AB और कॉर्न बोरर यानी भुट्टे के लिए CRY1AB। ये तो हो गया बीटी स्टोरी यानी बैसिलस thuringiensis की स्टोरी। सबसे सक्सेसफुल कौन सा हमने प्लांट बनाया? तो बीटी कॉटन। कौन सा सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल प्लांट हमने डेवलप किया?
बीटी कॉटन, इसके अलावा बीटी पोटैटो, बीटी ब्रिंजल, बीटी क्या होते हैं मिर्च, हर एक बीटी राइस हमने बनाने की कोशिश की, बनाई भी, लेकिन सबसे ज़्यादा फेमस बीटी कॉटन हुआ। CRY 1AB या 2AB या 1AC जीन से जो प्रोटीन बनता है, जब ये इंसेक्ट के कहाँ पे जाता है, डाइजेस्टिव सिस्टम में जाता है, गट में जाता है, तो वहाँ पे जाकर ये प्रोटीन एक्टिव हो जाता है और वहाँ के सेल्स को डैमेज कर देता है, जिससे कि उसकी डेथ हो जाती है इंसेक्ट की। तो इस तरह से पौधे हो जाते हैं सुरक्षित। अब अगला जो हमारा टारगेट होता है बायोटेक्नोलॉजी का एग्रीकल्चर में यूज़ करने का, वो ये होता है कि पौधों में पेस्ट भी बहुत ज़्यादा डेवलप होते हैं। जब हम खेत के अंदर पानी वगैरह डालते हैं तो बहुत सारे पेस्ट वहाँ सॉइल के अंदर प्रेजेंट रहते हैं। तो हमारी कोशिश होती है कि हम एक पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट बनाएं, ऐसा पौधा बनाएं जिसमें पेस्ट का असर ना हो। जैसे एक बहुत ही फेमस पेस्ट है जिसका नाम है मिलेडोगाइन इनकॉग्निशिया। ये एक निमेटोडा है। क्या है ये? एक निमेटोडा से बिलोंग करने वाला ऑर्गेनिज्म। तो ये जो मिलेडोगाइन इनकॉग्निशिया है, ये करता क्या है कि अगर ये टोबैको, नॉर्मली ये कहाँ अटैक करता है? टोबैको प्लांट्स पे। तो अगर ये प्लांट्स पे अटैक करता है तो कहाँ करेगा? उनके रूट्स पे करेगा। कहाँ पे करेगा? रूट्स पे अटैक करता है और रूट को डैमेज भी करता है। इस तरह से उस प्लांट की उपज कम हो जाती है, उसकी प्रोडक्टिविटी प्रॉब्लमेटिक हो जाती है। अब इसको रोकने के लिए हमने बायोटेक्नोलॉजी की मदद ली और एक नई टेक्नोलॉजी, अब नई कहें या पुरानी कहें, क्योंकि ये ऑलरेडी पहले से नेचुरल तरीके से बॉडी में प्रेजेंट था, लेकिन हमें पता भी चला और बायोटेक की मदद से हमने इसको और इन्हेंस किया। इसको हम कहते हैं RNAi। इसका फुल फॉर्म होता है RNA इंटरफेरेंस मेथड। अब इस मेथड का हम यूज़ कैसे करते हैं? RNA इंटरफेरेंस मेथड का हम यूज़ कैसे करते हैं, इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा। तो पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट जो होते हैं, उसका डेवलपमेंट करने के लिए हमें एक और प्रीवियस नॉलेज का यूज़ करना है, दैट इज एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसिएंस। एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसिएंस, फिर ध्यान से सुनिए, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसिएंस, याद रहेगा। अब ये एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसिएंस क्या होता है? तो एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसिएंस एक बैक्टीरिया है जिसमें एक प्लाज्मिड है, TI प्लाज्मिड। कौन सा प्लाज्मिड है? TI प्लाज्मिड। इसको हम कहते हैं ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड। ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड, ठीक है। अब इससे क्या होता है कि ये बैक्टीरिया भी प्लांट्स पर अटैक करता है, लेकिन जब ये प्लांट्स में जाता है तो अपने प्लाज्मिड की मदद से क्या करता है कि गांठ बना देता है, ट्यूमर बना देता है प्लांट्स में। यानी इनका प्लाज्मिड यूजफुल वेक्टर है। क्या है? एक यूजफुल वेक्टर है। तो हमने इसको पहचान लिया कि अच्छा इस वेक्टर का हम यूज़ कर सकते हैं। अब इस वेक्टर का यूज़ हमने अपने फ़ायदे के लिए किया, मिलेडोगाइन के RNA को तोड़ने के लिए। किसके RNA को? मिलेडोगाइन के RNA को तोड़ने के लिए। यानी देखिए, मिलेडोगाइन का जो DNA है, DNA से RNA बनेगा और RNA से प्रोटीन बनेगा, यही सीक्वेंस है। और जो प्रोटीन बनेगा वही बीमारी करेगा प्लांट्स में। तो अगर किसी तरह से हम RNA को प्रोटीन बनाने से रोक दें, साइलेंट कर दें, तो यही होता है RNA इंटरफेरेंस, यानी RNA के फंक्शन में इंटरफेयर करना। क्या? RNA के फंक्शन में इंटरफेयर करना। ये समझ में आ गया? तो ये किसकी मदद से हम करने वाले हैं? TI प्लाज्मिड की मदद से RNA के फंक्शन में इंटरफेयर करेंगे, इसीलिए इसका नाम पड़ गया RNA इंटरफेरेंस। अब इसको हम समझते हैं कैसे। मान लीजिए ये जो रेड कलर का आपका टारगेट mRNA है, ये RNA मिलेडोगाइन इनकॉग्निशिया का है। ये किसका है? मिलेडोगाइन इनकॉग्निशिया का है। ठीक भाई, तो ये तो हम समझ गए। अब अगर
ये आरएनए प्रोटीन बना लेगा तो प्लांट को प्रॉब्लम होगी। हमें क्या करना है कि किसी तरह से इसको, यानी ये जो टारगेट एमआरएनए है, मैसेंजर आरएनए है, इसको तोड़ना है। इसके लिए हमने क्या किया कि एग्रोबैक्टीरियम ट्यूबिफेसियंस के जो प्लाज्मिड है, जो टीआई प्लाज्मिड है, इस प्लाज्मिड को हमने पहले इसके डीएनए को निकाला, तो ये हो गया आपका डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है। तो उससे क्या करेंगे कि डबल स्ट्रैंडेड आरएनए बनाएंगे, डबल स्ट्रैंडेड आरएनए। यहाँ पे हमें दोनों स्ट्रैंड के आरएनए चाहिए, सेंस वी और एंटी सेंस वी, ठीक है, सेंस वी और एंटी सेंस वी। तो जब ये डबल स्ट्रैंडेड आरएनए है, इनकी प्रोसेसिंग होगी, कौन करेगा? डाइसर प्रोटीन करेगा। कौन करेगा? डाइसर प्रोटीन करेगा। डाइसर प्रोटीन जब प्रोसेसिंग पूरी कर लेगा तो अब ये डबल स्ट्रैंडेड आरएनए शॉर्ट इंटरफेरिंग आरएनए डुप्लेक्स में कन्वर्ट हो जाएगा। इसमें एसआई शॉर्ट, दिस इज कॉल्ड शॉर्ट इंटरफेरिंग या इंटरफेरेंस भी कह सकते हैं। तो शॉर्ट इंटरफेरिंग आरएनए डुप्लेक्स में कन्वर्ट हो जाएगा। इसमें एक स्ट्रैंड को हम कहते हैं गाइड स्ट्रैंड और दूसरे को हम कहते हैं पैसेंजर स्ट्रैंड। क्या कहते हैं? पैसेंजर। अब इस पे रिस्क लोडिंग कॉम्प्लेक्स की मदद से इसकी फाइनल प्रोसेसिंग होती है, जिसमें से गाइड पूरी तरह से डिसइंटीग्रेट हो जाएगा और जो गाइड स्ट्रैंड है, क्योंकि ये गाइड करेगा, अब यही फाइनल प्रोडक्ट के रूप में आ जाएगा, जो कि टारगेट एमआरएनए पे इंटरफेयर करेगा। तो गाइड स्ट्रैंड के पास एक स्पेशल क्लीवेज करने वाली एंजाइम प्रोटीन होती है RISC। समझ में आ रहा है ना? यानी आरएनए इंटरफेरेंस वाली कॉम्प्लेक्स, लोडिंग कॉम्प्लेक्स की एक स्पेशल प्रोटीन। इसमें एक एंजाइम होता है जिसको हम कहते हैं आर्गेनॉट 2। वो क्या करेगा कि अब ये गाइड स्ट्रैंड क्या करेगा कि इस टारगेट एमआरएनए को जाके इसके एक सीक्वेंस पे अटैच हो जाएगा। जब ये इस पे अटैच हो जाएगा तो क्या होगा बच्चों? इसके पर्टिकुलर सीक्वेंस को बीच में से तोड़ देगा, जिसकी वजह से टारगेट एमआरएनए दो हिस्सों में टूट के अलग अलग हो जाएंगे और ये आपस में कभी जुड़ नहीं पाएंगे। तो ये हो गया डिस्ट्रॉय। ये क्या हो गया? डिस्ट्रॉय। इस तरह से आरएनए इंटरफेरेंस काम करती है। तो यही था बायोटेक्नोलॉजी का एग्रीकल्चर में यूज। ठीक है, अब जो नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे वो होगा इंसुलिन के बारे में। तो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे।